हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सन्नी साइंस सेंटर इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड एग्जाम क्लास 10 है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम डील करेंगे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टर्म 1 के लिए बनाया गया है। ठीक है, और मैं इसका पार्ट फर्स्ट जो है अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, और उससे आप उसको देख लेकर के पता लगा सकते हैं कि किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप इसे लाइक कर दें और इसे देखें कि मतलब किस प्रकार से जो क्वेश्चन आने वाले हैं आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ना स्टार्ट करते हैं जो सेशन के साथ। जो हमारा सेशन होगा इसमें जो क्वेश्चन पूछने के जो प्रोसेस है वो किस तरह से है उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो इसमें जनरली क्या है कि अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, when decomposition is carried out with the help of passing electric current is known as। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, जब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट दे करके किया जा रहा है। तो पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इंटू 2 और मोर प्रोडक्ट। जैसे सपोज डैट ए पानी है H2 हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, और इसे क्या किए, जब हम इलेक्ट्रिक करंट दे करके हम क्या कर रहे हैं, इसको ब्रेक करवा रहे हैं। तो आपको पता है H2 प्लस O2 में टूटेगा और यहाँ बैलेंस करने के लिए आपको 2 लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए देखिए, जब हम करेंट दे करके जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, ऑल द अबव। ठीक है, तो देखिए हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होते हैं, ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, इसमें पहला मैं आपको बताया था, फर्स्ट बताया था आपको थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में, सेकंड आपको बताया था फोटो डिकम्पोजिशन के बारे में, और थर्ड आप लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के बारे में। ठीक है, तो एक क्या है, आप कहीं पे देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये जो है ऑप्शन नंबर बी यही आपका जो है राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें कर लेंगे हम लोग। जब इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन करंट पास करवा के करेंगे तो वो कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। द टर्म यूज टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन फैट एंड ऑयल। ठीक है ना, कह रहा है, देखिए तो मैं ना जैसे ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको पढ़ाया था तो मैंने एक टर्म की चर्चा किया था कि जैसे कोई भी चीज़ हम पढ़ाई करते तो वो हमारा दैनिक जीवन में कहाँ उसका एप्लीकेशन है। तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन का जो हमारे लाइफ में है वो 2 एप्लीकेशन है। ठीक है, एक होता है कोरोजन ऑफ मेटल, याद है आपको, कोरोजन ऑफ मेटल, और सेकंड मैं चर्चा किया था आपको रैंसिडिटी ऑफ फूड के बारे में, रैंसिडिटी ऑफ फूड के बारे में। ठीक है, तो कोरोजन ऑफ मेटल में आपने देखा था कि ईटिंग ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मेटल्स का ऊपर पोर्शन खराब हो जाता है, इसके हम क्या कहते थे, कोरोजन कहते थे। तो यहाँ देखिए, द टर्म यूज टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन द फैट एंड ऑयल। ठीक है, मतलब जो क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से, एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, टेस्ट वगैरह में, भोजन के टेस्ट में या एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पे टेस्ट में परिवर्तन हो जाता है। तो टेस्ट में जो परिवर्तन आ जाता है तो इसके लिए एक टर्म दिया गया था और उस टर्म का नाम था रैंसिडिटी। ठीक है, इस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, रैंसिडिटी। तो कोरोजन तो ऑप्शन होगा नहीं, रस्टिंग होगा नहीं, और ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ये भी गलत। तो इसका मतलब यहाँ पे तो राइट आंसर इज रैंसिडिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, 13 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस, है ना, क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड
इज एडेड टू द आयरन फिलिंग, है ना। आयरन फिलिंग्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को क्या किया जाता है, रखा जाता है, तब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आप समझिए, है ना, आयरन फिलिंग्स के बारे में कह रहा है, तो आप यहाँ पे समझेंगे कि आयरन जो है उसका Fe हो गया, ठीक है ना, और इसको कहाँ पे डाला गया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, यानी कि इसको जो है HCl में डाला गया है, डाइल्यूटेड HCl है। तो जब ये रिएक्शन होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो आपको मैं बताया हूं कि जब भी मेटल रहेगा और एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो ये मेटल साल्ट का निर्माण करता है, मेटल साल्ट, और साथ में क्या करता है, लिबर्ट करता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ओके, आप एक ऑलरेडी कैरेक्टर पढ़ चुके हो कि व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विथ एसिड, जब भी कोई मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक इज एडेड टू द आयरन फाइलिंग, है ना, आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला जा रहा है, तो क्या होगा, यानी एसिड के जगह पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और आयरन क्या है, मेटल है, तो उसको डाल रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस और मेटल साल्ट, तो क्लोराइड का भी साल्ट होता है, तो देखो आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है ना, ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आप गौर से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सबस्टांस इज कॉल्ड, ठीक है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूवल हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का रिमूवल को क्या कहेंगे। जैसे कि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन के बारे में बताया था मैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एक चर्चा किया था रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे याद रखेंगे आप +O और -H, और रिडक्शन में बताए थे +H -O, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन क्या बता रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि -O के बारे में चर्चा कर रहा है, और -O क्या हो जाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो आप देख रहे हैं क्या कहीं ऑप्शन है रिडक्शन, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पे टिक करोगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्यों, क्योंकि मतलब हमें पता है किसके बारे में, रिडक्शन के बारे में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तब क्या होता है, रिडक्शन होता है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के बारे में मतलब जो यहाँ पे बता रहा है रिडक्शन किस में है, तो सी, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, है ना। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसमें जाकर के जनरली क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट टू रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन के संपर्क में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लो रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है क्या। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, व्हेन oxidation and reduction occurs simultaneously जब क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन परस्पर एक ही केमिकल रिएक्शन में होता है, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन जो हो रहा है ये वो कॉन्टेक्स्ट टू रेडॉक्स रिएक्शन के संपर्क में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अभी याद कीजिए, मैं अभी जस्ट इससे पिछले वाला क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन के केस में आपको याद रखना है क्या, +O -H, ठीक है। और रिडक्शन के केस में जो आपको याद रखना है वो क्या होता है, तो रिडक्शन में बता रहा है +H
और -O। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन कॉन्टेक्स्ट टू रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के संपर्क में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, यानी कि -H के चर्चा कर रहा है। तो आपको दिख रहा है -H कहाँ पे है, तो -H जो है वो कहाँ पे है, आप देख रहे हैं -H जो है वो ऑक्सीडेशन के केस में, क्योंकि रिडक्शन में केस में क्या होता है +H होता है, तो ऑक्सीडेशन ऑप्शन में है क्या, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी जो है डी इज द राइट आंसर, दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे वो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज दैट ऑफ, है ना, जब कह रहा है जो केमिकल रिएक्शन होता है कोरोजन ऑफ आयरन मेटल, जैसे देखिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि कोरोजन होता क्या है। कोरोजन के बारे में मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि ईटिंग अप ऑफ मेटल, है ना, ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर, ठीक है, एंड वाटर, एयर मॉइस्चर वाटर इसमें आ जाएगा, और साथ में आप बता सकते हो केमिकल्स। ठीक है, और इसके वजह से जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। और जो आयरन में जो कोरोजन होता है उसके लिए एक टर्म दिया गया है जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग। क्या कहा जाता है, इसे रस्टिंग कहते हैं। ठीक है ना, और यही रस्ट हो जाता है। तो जब क्या कह रहा है इसमें जनरली होता कैसे है, जनरली हम लोग देखेंगे कि आयरन जो होता है वो एयर वगैरह हो गया, वाटर है, उसके साथ जब रिएक्शन करवाता है तो रिएक्शन करवाने के केस में ही इस पे कोरोजन का चांस हो जाता है, यानी कि रस्ट इस पे डेवलप करता है। और उस रस्ट जब डेवलप्ड होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाकर के यहाँ पे जो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, और कंबाइन करके ही क्या होता है, रस्ट का निर्माण करता है। ठीक है, Fe2O3 बनता है और XH2O, मतलब XH2O यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को। जितना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उतना ही ज़्यादा रस्टिंग के केस काउज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, इसके लिए यहाँ पे आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर। ठीक है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि इन केस ऑफ रस्ट, रस्ट के केस में जो हो रहा है वो किस प्रकार से बताएगा, तो रस्ट के केस में जो रिएक्शन हो रहा है वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन को लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड चिप्स दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग इन एटमॉस्फेयर ऑफ, है ना, देखिए क्या कह रहा है, प्रिवेंट ऑफ द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स। जैसे चिप्स वगैरह हम लोग लेते हैं, है ना, चिप्स वगैरह जब हम लोग लेते हैं तो आपको पता है जैसे कि ये सब क्या है ना, इसमें ऑयल्स वगैरह होते हैं, ऑयल्स होते हैं प्लस फैट होते हैं। ठीक है ना, और ये क्या होता है, जैसे ही हवा में रिएक्ट करता है जिसे हम एरियल ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, एरियल ऑक्सीडेशन, और एरियल ऑक्सीडेशन होने के बाद ये क्या करता है ना, इसके वजह से ये रैंसिड हो जाता है। ठीक ना, रैंसिड हो जाता है, और क्या होता है ना, इसमें अनप्लेजेंट स्मेल आता है। ठीक है, अनप्लेजेंट स्मेल आता है, और अनप्लेजेंट स्मेल के वजह से क्या होता है, इसमें आप ना किसी तरह से ना, मतलब इसमें अनप्लेजेंट स्मेल होगा और वो आपको ना बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का सेंस यहाँ पे क्वेश्चन है, इससे बचाने के लिए हम कौन सा एटमॉस्फेयर में उसे हम रखते हैं। तो आपको पता होगा चिप्स वगैरह सब देखते हैं ना, जब हम लेते हैं उसका पैकेट तो लगता है काफ़ी स्वेल अप है, फूला हुआ है, और जब खोलते हैं तो पता चलता है 10 या 5 चिप्स मुश्किल से होंगे। ठीक है, तो उसमें जो भरा होता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दैट इज नाइट्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाइट्रोजन गैस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे इंडिकेट करेगा किस चीज़ के बारे में, नाइट्रोजन गैस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 में, ए वाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड इफ बी एड कॉमन साल्ट सॉल्यूशन टू, है ना, वाइट प्रेसिपिटेट। देखिए ऑलरेडी मैं बताया था आपको कि प्रेसिपिटेट होता क्या है,
प्रेसिपिटेट होता क्या है, तो प्रेसिपिटेट क्या है, तो सॉलिड सबस्टांस which remains unseparated during a chemical reaction, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन होने के टाइम में कोई भी सॉलिड सबस्टांस जो सेपरेटेड हो जाता है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं और इसको हम पीपीटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट हो गया, तो कह रहा है वाइट कलर प्रेसिपिटेट जो है, ये वाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो कब बनेगा, ए वाइट कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इफ वी ऐड कॉमन साल्ट टू इट, मतलब किसमें हम जब हम कॉमन साल्ट ऐड करते हैं, कॉमन साल्ट जब हम ऐड करेंगे तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो आपको पता होगा, इसमें मैं बताया था कि जब AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट में जब हम कॉमन साल्ट डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वाइट कलर का पीपीटी का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा AgNO3, आप देख रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट, तो AgNO3 का जो ऑप्शन नंबर है वो सी है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। तो वाइट कलर प्रेसिपिटेट बनने के लिए मैं आपको बताया कि वो जो वाइट कलर प्रेसिपिटेट है, वो वाइट कलर प्रेसिपिटेट जो है आपका वो कब बनेगा, जब AgNO3 में सॉल्ट डाला जाता है तब। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाय एक्शन ऑफ लाइट, है ना, एक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना, एक्शन ऑफ लाइट और डिकम्पोज के बारे में चर्चा कर रहा है। तो देखिए डिकम्पोज कर रहा है, एक्शन ऑफ लाइट बोल रहा है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि जब भी यहाँ पे डिकम्पोजिशन की बात करेगा, डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है और लाइट से कह रहा है, किस चीज़ से कह रहा है, लाइट से कह रहा है, इसका मतलब है कि ये फोटो डिकम्पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोटो डिकम्पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोटो डिकम्पोजिशन जब भी होगा तो सनलाइट के परसेंस में होगा, ठीक है ना, सनलाइट के परसेंस में होता है। और ये डायरेक्टली क्या होता है कि कोई भी जब मेटल है ना, और दो चीज़ को वो सेपरेट कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जनरली NaCl तो होगा नहीं, है ना, एक खत्म है, KCl ये भी नहीं, ठीक है, ये भी क्रॉस, ठीक है, CuCl ये भी नहीं। तो आपको मैं बताया था ऐसे जनरली कि सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में बताया था और सिल्वर क्लोराइड के बारे में बताया था, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड के बारे में बताया था कि ये क्या होता है, फोटो डिकम्पोजिशन के अंतर में जाता है। तो यहाँ पे फोटो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस हो रहा है, तो सिल्वर ब्रोमाइड तो यहाँ पे है नहीं ऑप्शन में, तो आपको जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है AgCl सिल्वर क्लोराइड, ए जो है ऑप्शन जो सी है आपका, है ना, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, AgCl, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे है, जो सिल्वर क्लोराइड दिया हुआ है वो क्या होता है, लाइट से डिकम्पोज कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो फोटो डिकम्पोजिशन के अंतर्गत में वो पार्ट ले सकता है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन इन गिवन इक्वेशन, है ना, एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है इक्वेशन के फॉर्म में। देखिए CH4 आप जानते हैं मीथेन है ना, ये जो CH4 है, CH4 क्या होता है, मीथेन है, और ये जो मीथेन है रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तब क्या बना रहा है, रिएक्ट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, वाटर का रिलीज हो रहा है और साथ में हीट रिलीज हो रहा है। तो आपको ना किधर भी नहीं देख करके सिर्फ हीट को देखना है। और आपको बताए हैं मैंने कि जब भी केमिकल रिएक्शन के बाद जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसमें दो कंपोनेंट है, ओके। एक को बोलते हैं हम रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है, और सेकेंड को आप क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो है ना रिएक्शन में भाग लेगा उसे रिएक्टेंट, जो नया सबस्टांस बनेगा उसे प्रोडक्ट। तो अगर आप रिएक्टेंट के साइड में हीट देते हो तो उसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक,
ओके, इंडोथर्मिक बोलते हैं। और रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड में अगर उत्पत्ति होता है तो प्रोडक्ट साइड में अगर डेवलप्ड होता है तो प्रोडक्ट साइड वाला को आप क्या बोलते हैं कि ये जो होता है एक्सोथर्मिक होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट रिलीज करता है। तो यहाँ जो हीट रिलीज कर रहा है यानी प्रोडक्ट साइड में हीट रिलीज हो रहा है, तो प्रोडक्ट साइड में जब हीट रिलीज हो रहा है इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहेंगे? तो दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट जो है प्रोड्यूस होगा रिएक्शन के बाद उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सा जो है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। थैंक यू।